गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है। एक बार करके बताएंगे। कुछ बच्चों के नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ। सीमा पंडित देख पा रहा हूँ, सॉरी, आराध्या, कैलाश, सनीश, रिंकू गुप्ता जी, शिखा श्रीवास, आराध्य शुक्ला, चंद्रशेखर चौहान, नितिन कुमार, अमित श्यामल, सुबोध कुमार, रागिनी, आशु, नितिन, दिलीप, जय, संध्या, बजरंगी प्रसाद गुप्ता, सनी, दीपक, नैन, रविकेश, सभी को बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लियर है भैया सभी को? तो आज हम क्लास में कार्यक्रम करेंगे, बढ़ाएंगे आगे। तो उससे पहले मेरा पिछली क्लास में बच्चों से बोला था पटाखे की बात, मुझे बात याद है, वो क्लास तब तक ऑफ हो गई थी उनकी। भाई हम पटाखे जो है वो ध्यान से चलाने। कल मेरे साथ ही कांड हो गया। कल एक वो नहीं आता बच्चों वाले पटाखे होते हैं, फेंक के मारो ऐसे, तो वो आवाज़ करते हैं। हमारे बोलते धरती फोड़ पंप जैसे बोलते थे। आप हम छोटे जाते हैं, वो फेंक के मारो तो वो आवाज़ करते हैं। तो छोटे बच्चे हमारे घर में, तो सब खुश हो जाता है। और पहले लिखाई करके भी वही है। वो लंबे लंबे से थे, वो मैं से फेंक के मारा, वो फूट ही नहीं रहा है। मैंने कहा ये पता नहीं कौन सा बम लेके आ गई। तो मैंने देखा कि वो माचिस थी, उसमें वो ऐसा रगड़ना था, तो रगड़ के उस आग निकल रही थी। मैंने इसके बच्चे के लिए आग निकल रही है, तो आग निकल के बंद हो गई, लग गया। मैंने कहा नहीं गया, वो भाव से फूट गया। वो तो खैर आपने जलन हुई, हल्का सा जला। तो मतलब बड़ा हम लोग इतना समझदारी से काम करते हैं, अपने साथ कांड हो गया। जिस बम के बारे में पहले से ना पता हो कि कैसे चलता है, क्या उसके बारे में नहीं है, तो उसमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? तो अगर आलू बम बोलते हैं, हाँ, दीवार बम, हाँ, धरती फोड़ बम जैसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। बचपन हमारे उसमें मोटे मोटे होते थे, वो उसमें वो पत्थर से छोटे से। अब आजकल इतने से आते हैं दिल्ली में ना, शायद यहाँ पे बैन है, तो इसलिए छोटा वाला आता होगा। हम थोड़े बड़े होते थे वो, तो बड़ा मजा आता था उसमें। खैर बचपन की बात याद आ गई। सुभाष यादव जी, नमस्ते। तो बच्चे अपना नाम भी लिखते हैं कमेंट में ना, पूरा सम्मान देते हैं अपने आपको, देख के भय लगता है। अपने आपको सम्मान देनी चाहिए। खासतौर से हमारे पूर्वी यूपी और बिहार के भाई तो बहुत सम्मान देते हैं अपने आपको हम ही कह देते हैं। हम वहाँ जा रहे थे, हम तो उसी में ना, ये बात सही है। मैं थोड़ा अहंकारी शब्द भी है, हम सम्मान भी होता है अपने आप को, थोड़ा हम्बल भी रह सकते हैं। तो ऐसे एक हमारे साथ एक लड़का था हरियाणा का, मोहित अहलावत, वो बहुत मेरा सम्मान देता था अपने आपको। ऐसे बोलता था कि अरे एक दिन पहली बार मुझसे मिला, क्या मोहित ना वहाँ गया, ये गया, मैंने मोहित कौन है, क्या मोहित में। तो वैसे नहीं बोलता क्या वहाँ गया, ऐसे मोहित आज वहाँ गया। तो ये सम्मान देना जरूरी है। तो महाराष्ट्र जैसे राम हैप्पी दिवाली एडवांस वगैरह ताने सही को, तो सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत शुभकामनाएं पहले से ही, क्योंकि अब आज के अब क्लास तो एक हफ्ते के बाद होगी जब शुरू करते हैं कार्यक्रम। सम्मान नहीं देना जरूरी नहीं, कोई नहीं दे रहा तो खुद ही दे लो, लेकिन गौरवान्वित महसूस करना, सम्मानजनक महसूस करना, ये बहुत जरूरी है। सारी लड़ाई जो है वो सम्मान की तो है। अभी भी जैसे कई बार इशू उठता है कि भाई आरक्षण रिजर्वेशन का, उसमें यही है कि तुम किसी को कहते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति सही हो गई, आर्थिक स्थिति सही हो गई है वो तो ठीक है, पर समाज में सम्मान की वही भावना आई है कि नहीं आई है, वो इंपॉर्टेंट है। आदमी के पास 2 रुपये कम हो, लेकिन समाज में सम्मान मिल रहा हो सकता, वो सर्वाइव कर लेगा। ऐसे 4 मूर्ति आदमी गिरा रहे तो वो है, ये तो जरूरी है। सम्मान की दृष्टि से देखो और दिखाओ, ना अपना सम्मान करने देना, ना दूसरे का गिराना है। अब हमारे पास आज की क्लास शुरू करते हैं। ये तो हमारे पास समुद्र देवता है ना, ये धरती माता है, धरती हमारी माता है और हमको सब कुछ आता है। हम पूरे कॉन्फिडेंस में रहेंगे। मैं बताया ना आज की क्लास का हमारा थीम क्या है, सम्मान, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड। ये हमारे पास में ये समुद्र देवता है, ये समुद्र का तल है समुद्र, और ये क्या है कि ये धरती माता के ऊपर पहाड़ बना हुआ है, ठीक है? अब आप सभी को पता है, मैं आपसे पूछूं कि सी लेवल पे समुद्र तल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, अच्छा वायुमंडलीय दाब है क्यों? तो वायुमंडल आपको पता है किसमें बना है? गैसों से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलनी गैसें में, तो गैसें में पुश करती हैं, दबाती हैं, हमारे ऊपर दाब डालती हैं, तो हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जो वायुमंडल पैदा करे। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वायुमंडलीय दाब की? ये मैंने जो पी वाला प्रेशर एटीएम है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय, पूरा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101 325 पास्कल। प्रेशर किस में नापते हैं? पास्कल से, तो हम लिखेंगे पीए से। अच्छा, इसी चीज़ को कई बार लिखा मिलेगा पेपर में, 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 101 325 पास्कल के बराबर। जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है 1.01325 गुणा 10 की पावर 5, यानी कि आप मोटा मोटी समझो 10 की पावर 5 का होता है 1 लाख। 1 लाख एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है लगभग 1 लाख पास्कल के आसपास। 1.0 लगभग एक ही है, एक वायुमंडलीय दाब लगभग 1 लाख पास्कल होता है। ये तो मन में आपको ध्यान रखना ही है। और इसकी एक्चुअल वैल्यू याद रखना, पेपर में पूछता है कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर है, तो एक्चुअल वैल्यू लिखी होती है 101 325 पिन कोड की तरह याद, ठीक है? अच्छा, दूसरा अगर बेटा ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो समुद्र तल पे है इतना 101 325 पास्कल। अगर मैं समुद्र के अंदर जाना शुरू करूँ तो आप सबको पता है कि प्रेशर वैल्यू और बढ़ेगी, जितना प्रेशर सी लेवल पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा अंदर जाने पर, और एक बच्चा है चला तो ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे आप समुद्र के अंदर घुसते चले जाओगे तो आपके ऊपर ये पानी का एडिशनल प्रेशर लगेगा। एक बच्चा है उसे इतना ऊंचाई तक का पानी दबाएगा, एक यहाँ पर उसे इतना ऊंचाई तक का पानी दबाएगा। तो हम ऑलरेडी जानते हैं, पहले से ही जब गहराई बढ़ती है तो गहराई बढ़ने के साथ में प्रेशर बढ़ता है। जब डिटेल में इन बातों को पढ़ते हैं फ्लूइड वाले चक्कर में, तो प्रेशर दाब जो है गहराई बढ़ने के साथ में इसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर 1 लाख पास्कल का जाएंगे तो 1 लाख पास्कल ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लगातार प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जितना यहाँ पर था उसमें इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बेटा सी लेवल से ऊपर की तरफ चलें, जितना प्रेशर समुद्र तल पर उसके मुकाबले प्रेशर घटता है ऊंचाई पर जाने पर, पहाड़ों पर जाने पर। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज घटेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अंदर बढ़ रहा है तो समझ गए, एक बच्चा यहाँ बैठा है, इस बच्चे को इतना ऊंचाई तक पानी और दबाएगा, तो एक प्रेशर तो था ही, साथ में पानी और दबा रहा है, तो गहराई बढ़ने के साथ में प्रेशर लगातार बढ़ेगा। लेकिन ऊपर जाने पर प्रेशर दाब क्यों घटता है? उसकी वजह यहाँ पर देखना, ये धरती माता है, ये धरती के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, वातावरण, ठीक है? अब आपको सोचो कि धरती के ऊपर एक पहाड़ है, एक बच्चा खड़ा है समुद्र तल पे, उसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक वायुमंडल का दाब लगेगा, इतना ऊंचाई तक वायुमंडल दबाएगा। एक खड़ा एवरेस्ट की चोटी पर, उससे इतनी ऊंचाई तक वायुमंडल दबाएगा। तो जैसे आप समुद्र तल से ऊपर जाना शुरू करोगे तो आपके सर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की जो ऊंचाई है वो कम होने लगेगी, और आप बिल्कुल यहाँ पहुंच गए तो इतनी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर दबाएगा। तो ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर की वैल्यू घटती है और गहराई बढ़ने पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपके क्वेश्चन पे मैंने क्या बताया कि समुद्र तल पर सी लेवल पर वायुमंडल का जो दाब लगता है वो 101 325 पास्कल, यानी कि मोटा-मोटी 1 लाख पास्कल है। 1 लाख पास्कल से कम होगा 99,000 90,000 80,000, ये सब ऊपर जाएंगे, और 1 लाख से होगा 1.5 लाख 2 लाख हम समुद्र के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर क्यों पढ़ाई? अब हमारे पास में 2 क्वेश्चन है पढ़ने के, वो देखना। एक क्वेश्चन ये है, इसे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो। आपने पता नहीं मैंने पूछा कि नहीं पूछा, पहले हो सकता है कि दोबारा पूछा हूँ। आप कभी ऊंचे पहाड़ों पर जाओ, हाँ हिट चैप्टर चल रहा है भाई, हिट के क्वेश्चन आएंगे बीच में। अब जब आप ऊंचे पहाड़ों पर जाते हो, आपने देखा आपने मान लो दिल्ली में कोई चिप्स का पैकेट लिया, चिप्स का पैकेट, वो दिल्ली में जब हो गया प्लेन एरिया में तो उसके अंदर थोड़ा गैस होती है, हल्का सा फुला फुला सा होता है, लेकिन उसी
उसी चिप्स के पैकेट को लेकर आप कभी चले जाओ लद्दाख में, मनाली में, शिमला में, पहाड़ों पे वो चिप्स का पैकेट आप लेके जाओगे, लगेगा वो फटने को रहा है। कभी पहाड़ों में चिप्स का पैकेट खरीदना कुरकुरे के, लगता है कि बहुत ज़्यादा फटने को रहा है, उसके अंदर गैस भरी पड़ी है। ऐसा क्यों है? देखो, जब ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं ना, ऊंचे पहाड़ों पर बाहर का प्रेशर होता है कम, बाहर का प्रेशर गिरने लगता है। अब अंदर तो चिप्स का पैकेट के अंदर जो गैस भरी है, ये कैसे हो, जैसे कोई लिक्विड हो तरल, इनकी टेंडेंसी होती है, इनकी प्रवृत्ति होती है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ भागना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागना। अब चिप्स के अंदर जो गैस भरी हुई है, अब बाहर का प्रेशर डाउन हो गया, तो गैस भागती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो गैस ना बाहर लो प्रेशर की तरफ भागने की कोशिश करती है, इसलिए चिप्स का पैकेट खुल जाता है, लगता है फट जाएगा। तो ऊंचे पहाड़ों पर जब आप जाएंगे, वहाँ पे चिप्स के पैकेट हो, कुरकुरे के पैकेट हो, नमकीन के पैकेट हो, वो ज़्यादा लगेगा जैसे वो फटे हुए एकदम से, वरना पैसे दबाओगे बहुत बढ़िया प्रेशर आपको लगेगा कि हाँ जैसे फटी जा रहा है, हाथ मार दोगे ना सर फटी जा रहा हो, क्योंकि अंदर जो गैस भरी पड़ी है वो बाहर लो प्रेशर की तरफ भागना चाहिए। इसी वजह से क्या होता है कि अगर आप कभी ऊंचे पहाड़ों पर जाओ, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, ज़्यादा इधर नहीं जाते हैं, तो एक बार ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े ऊंचे पहाड़ पर जाओ तो आपकी नाक से ब्लड बाहर निकल जाए। ऊंचे पहाड़ पर जाओगे, बाहर का प्रेशर तो वहाँ पे लो है, ताप कम है, हमारी बॉडी में ब्लड चल रहा है, ब्लड तो लिक्विड है, तो गैसों की तरफ लिक्विड की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर भागना। अब अंदर जो ब्लड चल रहा है वो बाहर की तरफ भागना चाहिए लो प्रेशर में, तो हमारे नाक और कान में कुछ वैसे ऐसी होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, वो कमजोर होती है, तो वो जो ब्लड बाहर की तरफ निकलने तो जज करेगा, तो क्या वो वैसे फट जाएंगे, तो नाक और कान से खून आपके बाहर निकल जाएगा। तो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय नाक से खून बाहर क्यों आया, बाहर की तरफ क्यों आया, कि ऊंचे पहाड़ों पर बाहर का प्रेशर कम है, ऊंचे पहाड़ों पर पैकेट फटना क्यों होता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बस समझ पा रहे हैं? दरअसल वहाँ एक व्यक्ति जादू दिखा रहा था, इससे संबंधित जादू दिखा रहा था कहाँ पर। अब आते हैं ये हमने यहाँ पे जिक्र क्यों किया, देखो बेटा ऊंचे पहाड़ों पर प्रेशर होता है कम समुद्र तल की अपेक्षा, और गहराई में जाने पर प्रेशर बढ़ता है। अभी मैंने आपको इसलिए बताया। अब यहाँ से हम दो क्वेश्चन क्लास के करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आपने एक बात पढ़ी होगी कि ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। अगर कोई दाल, ये सब्जी आप अपने घर बना रहे हैं, तो दाल सब्जी बनने में 15 मिनट लग रही है, आप प्लेन एरिया में रहते हैं, वही दाल अगर आप बनाएंगे पहाड़ों में तो हो सकता है कि आधे घंटे से लग जाए, तब वो दाल थोड़ी टाइट से रह जाए, चावल खड़ा खड़ा से रह जाए। तो ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों बनता है? दूसरा, खुले बर्तन में खाना बनाया और प्रेशर कुकर में बनाया, प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों बन जाता है? अब इन दो क्वेश्चन को क्लास में समझेंगे। यहाँ देखो बेटा, आप सभी ने एक बात पढ़ी है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि पानी 100 पर ही उबलेगा। पानी 90 डिग्री पर भी उबल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 115 डिग्री तक भी ना उबले। ये जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट पड़ता है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री पर उबलता है, ये पता कहाँ की वैल्यू है? ये वैल्यू है सी लेवल के लिए, समुद्र तल के लिए। यानी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब 100-325 पास्कल हो, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो क्वथनांक है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी 100 डिग्री पर ही उबलेगा, 100 से कम उबलेगा, 100 से ज़्यादा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वायुमंडलीय दाब क्या है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक वायुमंडलीय दाब पर, अगर आप समुद्र तल पर हैं तो पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा सी लेवल पर पानी किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का जो क्वथनांक है, पानी में जो उबाल आएगा सी लेवल पर, वो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन आप ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाओ तो वहाँ पर प्रेशर सी लेवल से कम लगता है, बट जैसे आप ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाओगे तो प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर के घटने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इसका क्वथनांक की वैल्यू भी घटती है। यानी अगर आप सी लेवल पे पानी 100 डिग्री पर उबल रहा है, आप ऊंचे पहाड़ों पर जाओ, यहाँ पानी का होता है तो हो सकता है कि 96 डिग्री पर ही उबलने लग जाए, और ऊपर जा सकता है कि 92 पे, और ऊपर जाओ 88 पे, और ऊपर 85 पे। आप एवरेज की चोटी पे जाओगे ना तो 70 डिग्री के आसपास पानी में खत्ते आ जाते हैं। तो ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी घटती है। बॉइलिंग पॉइंट घटने का मतलब ये कि मान लो कि पानी यहाँ पे उबलेगा, वो मान लो कि कुछ उबलेगा 92 डिग्री सेल्सियस पे। यानी आप ऊंचे पहाड़ों पर होता है कि वाटर जो बॉइल करता है, वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल 88 मान लो, चलो ऊंचे पहाड़ों पर जब आप जाओगे, जब जैसे यहाँ पर पहुंचे, जब पानी मान लो कि पानी का 88 पहुंचा, पानी में उबाल आ गया। अगर पानी 100 डिग्री तक ना पहुंचे, पानी 100 डिग्री से पहले ही उबलना शुरू कर दे, अब तो दिक्कत क्या आएगी? अब तक समझ नहीं आया आपको, अब मैं समझने की कोशिश करना। यहाँ देखेंगे, अभी मैं सी लेवल पर हूँ, समुद्र तल पे हूँ, मैंने एक बर्तन में पानी लिया और चूल्हे पर दिया, ये गर्म हो रहा है 30 डिग्री 40, गुनगुना पानी नहाने लायक बढ़िया, 45 50 70 गर्म पानी हो गया, तेज गर्म, 80 पे और तेज गर्म, 90 पे और बढ़िया गर्म, 95 पे और गर्म, 99 पे और गर्म, 100 पे उबाल आ गया। जब ये समुद्र तल पर पानी का उबाल होंगे तो 100 पे इसमें खतरे होंगे, और मैंने आपको पढ़ाया था एक बार पानी उबलने लग जाए, अब इसका टेंपरेचर नहीं बढ़ेगा, अब जितने भी हीट देंगे पानी भाप बन के उड़ेगा। यानी समुद्र तल पर जो पानी में खतरे रहे हैं, इस उबलते पानी का टेंपरेचर थर्मामीटर चेक करना 100 डिग्री आएगा। अब आप पहुंच गए पहाड़ पर, आप पहुंच गए मान लो कि लद्दाख में, आपने पानी गर्म शुरू किया, पानी गर्म 30 डिग्री 40 50 गर्म 70 और गर्म 80 और गर्म 85 और गर्म, या मान लो कि पानी 80 पे उबलना शुरू कर दे। और बेटा पानी एक बार 80 पे उबलना शुरू कर दिया पहाड़ों पर, तो कितना भी गर्म करो इसे, इसका तापमान 80 ऊपर जाएगा ही नहीं, जो भी हीट देंगे पानी भाप लेके उड़ता रहेगा। अब यानी कि एक पानी प्लेन एरिया में उबल रहा है, इस खोलते पानी का तापमान 100 डिग्री से ऊपर जाएगा, एक पानी यहाँ पर खोला है, यहाँ पे उबल रहा है, इसका तापमान 80 डिग्री है, 80 से ऊपर नहीं जाएगा। अब सोचो एक दाल आप डाली 100 डिग्री वाले पानी में, एक पड़ी 80 वाले में, तो दाल जल्दी कहाँ गलेगी? 100 में कि 88 में? 100 में। तो ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से इसलिए पकता है, उसकी वजह यह है कि वो पानी गर्म होते होते 100 तक पहुंच ही नहीं पाता, 100 से पहले ही उबाल आ जाएगा। तो उबाल आने पर दिक्कत क्या है? अब जो भी हीट देंगे पानी भाप लेके भाप लेके उड़ जाएगा, अब तापमान बढ़ेगा नहीं। यानी यहाँ पे जो आलू है दाल पड़ी है लगातार 80 डिग्री वाले पानी में है, यहाँ दाल 100 डिग्री वाले में है, तो ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से इसलिए पकता है क्योंकि वहाँ पानी 100 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाता, 100 से पहले ही उबलना शुरू कर देता है। अब उबाल के साथ में दिक्कत क्या है? उबलने के साथ में दिक्कत ये है कि आप उसका तापमान बढ़ा सकते हैं। क्या लिखेंगे? इन सब उतार लेना, डायग्राम को इधर लिखेंगे। ऊंचे पहाड़ों पर खाना, ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब के गिरने से क्वथनांक का मान गिर जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलने लगता है। ऊंचे पहाड़ पर खाना देर से क्यों पकता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब के गिरने से क्वथनांक का मान गिर जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलने लगता है। ठीक है, ऊंचे पहाड़ पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ दाब के गिरने से, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब के गिरने से क्वथनांक का मान गिर जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलने लगता है। ठीक है, अच्छा ये बच्चा कह रहा है कि सर थोड़ा समझ आएगा कि पहाड़ पर ठंड होती है तो ज़्यादा उष्मा चाहिए। बेटा ज़्यादा उष्मा को इसलिए चाहिए कि पहाड़ पर मान लो कि टेंपरेचर है 4 या 5 डिग्री,
और यहाँ पे 45 से पहले से थोड़ा तो फायदा मिल रहा है आपको, लेकिन वो उबल जो रहा है वो ठंडे गर्मी की वजह से नहीं है। यानी कि सर अगर दिल्ली में तापमान 2 डिग्री हो जाए जनवरी के महीने में, तो यहाँ पे पानी यानी कि 95 उबलने लग जाएगा। पानी किस तापमान पर उबलेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो आप सोचते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पर खाना दे सकता है, क्या वजह उसकी? ऊंचे पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब गिरेगा, प्रेशर गिरेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की वैल्यू गिरेगी, जिससे पानी 100 डिग्री से नीचे उबलना शुरू कर देगा। और नीचे उबलने का दिक्कत है कि तापमान बढ़ नहीं सकता। किसी भी लिक्विड का तापमान केवल आप तब तक बढ़ा सकते हो जब तक वो ना उबले। अगर उबाल नहीं आया तो तापमान लगातार बढ़ता रहेगा, उबलने पर बढ़ेगा। अल्कोहल उबलता 78 पर और मरकरी पारा उबलता है 357 पर। क्यों? क्योंकि मरकरी का हीट देगा उसका तापमान बढ़ेगा, उसमें उबाल 357 पर आ रहा है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। अल्कोहल में उबाल 78 पे आ रहा है, पानी में 100 पे आ रहा है। तो जब उबाल आ जाए उसका तापमान नहीं बढ़ता, तब उबाल ना आए तब तक तापमान बढ़ता रहता है। अच्छा, इसी चीज को एक तरीके से समझेंगे तो हम समझेंगे कि खुले बर्तन की अपेक्षा मान लो कि पति ने खाना बनाया आपकी दादी ने और आपकी मम्मी ने बनाया प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? अब इस पाएंगे हम। देखो ये बर्तन में पानी भरा हुआ है, यहाँ देखो। अब मेरे पास में एक बर्तन में पानी है, एक बर्तन मेरे पास में ये मैंने क्या लिया यहाँ पर प्रेशर कुकर। ये बर्तन दोनों समुद्र तल पे सी लेवल पे है, पानी जो उबलेगा 100 डिग्री पे उबलेगा। लेकिन जैसे प्रेशर कुकर में क्या होगा, यहाँ पर आपने पानी भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ दाल या सब्जी है, जब सब गर्म करोगे ना तो उस पानी से भाप निकलेंगे, भाप निकलेंगे, तो भाप बाहर नहीं जा पाएंगे, बीच में कुकर का ढक्कन बंद है, रबर लगी हुई है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर बाहर निकले। अब जो वेपर निकलने का क्यों करेंगे? उस ऊंचे पहाड़ों पर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की वैल्यू गिरी थी। ऐसे प्रेशर कुकर में क्या होगा कि लगातार वेपर प्रेशर बढ़ने से, वाष्प दाब बढ़ने से, प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि प्रेशर कुकर में पानी 100 डिग्री से ऊपर उबलेगा। वाटर बॉइल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल 120। अब देखो हाथ समझना दोबारा से। अब मैं अपने पानी गर्म करना शुरू किया, पानी गर्म हो रहा है, 70 ग्राम 90 ग्राम 95 ग्राम 99 ग्राम सुपर उबाल आ गया, पानी उबलना शुरू कर देगा। अब इसका तापमान नहीं बढ़ेगा खुले बर्तन में जो है, मैं पानी गर्म हो रहा है, तापमान 70 80 ग्राम 90 ग्राम 95 ग्राम 100 ग्राम, लेकिन पानी उबला ही नहीं है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। पानी 105 पहुंचा नहीं, 110 उबला नहीं, 115 उबला नहीं, 118 उबला नहीं, 120 पे उबल रहा है। यानी जो पानी उबलता है प्रेशर कुकर के अंदर, उस उबलते पानी का टेंपरेचर 120 डिग्री है। जो खुले बर्तन में उबल रहा है उसका तापमान 100 है। एक आलू पड़ा है 100 में, पड़ा है 120 में, तो आलू जल्दी कहां गलेगा? 100 में 120 में, 120 में। तो प्रेशर कुकर में होता क्या है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 रहकर 100 से ऊपर पहुंच जाता है। जब तक पानी का बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा उसको उबाला ही नहीं, तो उबाल नहीं आएगा तो उसका तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पकता है क्योंकि वहां पर पानी 100 डिग्री से अधिक तापमान पर उबलता है। यहाँ पे जो पानी में खद्दे लगा 120 वाला पानी है, या खद्दे लगा 100 डिग्री वाला पानी है, एक आलू 100 में 120 में, 120 में निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह से लिखेंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि वहाँ वाष्प दाब के बढ़ने से, क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलता है। मुझे बताओ ये तो बातें आपको समझ में नहीं आई है कि मैंने कहा कि पानी नॉर्मली 100 डिग्री पर उबलता है सी लेवल पर। ऊंचे पहाड़ पर जाओगे तो पानी 100 से पहले उबलने लग जाएगा, तो पानी 100 से पहले उबलेगा तो उस पानी का टेंपरेचर उतना ही नहीं, तो दाल को तलने में ज्यादा समय लगेगा। प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होने से पानी 100 से अधिक उबलता है, तो जो खद्दे लगाने से पानी बहुत कम है, बहुत भयंकर गर्म है 120 125 पे, तो उसके अंदर दाल जल्दी गल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब पानी 100 से अधिक उबलता है, बहुत भयंकर तापमान में पानी उबल रहा है 125 120 पे, उसके अंदर जो दाल पड़ी होगी, जो सब्जी पड़ी होगी, उसके बहुत सारे पौष्टिक तत्व टेस्ट हो जाएगी, इतनी भयंकर हीट मिलेगी उसे, तो खाना जल्दी बनेगा, एनर्जी सेव होगी, टाइम भी सेव होगा, लेकिन ये उतना हेल्दी नहीं होगा जितना कि ये हवा हुआ है। जैसे आज का खाना पकता है या गल रहा है, फट जा रहा है, वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब इन बातों को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे आइडिया होगा कि आप क्वेश्चन आप पेपर में कैसे दिखाई देंगे, आप उन्हें कर पाओगे कि नहीं। जब तक लेट हो गया तो इसे बताने से भाई क्या होगा, दोबारा बताएंगे तो घंटे का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चा बताते नहीं आज मैं लेट हो गया हूँ, ये शर्मिंदगी की बात है, गर्वान्वित होने की बात नहीं है, ये लेट हो गया हूँ। गौरव की अनुभूति नहीं करनी है इसमें, ये करना क्वेश्चन करोगे। कि at high altitude regions the cooking of food becomes difficult। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन पकाना मुश्किल होता है। ये सही है कि गलत है? ये तो सही लग रहा है। ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, सही बात है। मुश्किल होता है, देर से पकता है, बढ़िया, एक ही बात है। वाटर बॉइल लो टेंपरेचर प्रेशर जो प्रेशर लो होता है तो पानी कम तापमान पर उबलता है, बिल्कुल ठीक है। प्रेशर लो, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी लो, ये भी सही है। अच्छा दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दूसरी से एक्सप्लेन करके बिल्कुल करिए। ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता इसलिए है क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होने से पानी कम तापमान पर उबलता है, तो दोनों सही है और बी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक ही।
ठीक है। एक क्वेश्चन इसी का भाई और कर लेते हैं। कोई प्रैक्टिस कर रही है 7 5 मिनट बोला 5 मिनट ऊपर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर MN OP, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में तो चेक बुक कुछ बता दो सर। बुक का भाई ये बुक बुक का कुछ बता दो। ये रही बुक, इन सब में चल रहा अभी ऑलमोस्ट सारा हो गया है। एक बस मैंने कुछ एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे एडिशनल ऐड करने के लिए, तो मैंने उस चैप्टर के किए नहीं है, तो क्वेश्चन ऐड करके आज दे देंगे वो। तो मैंने सोचा कि धनतेरस पे कुछ जो है वो लॉन्च करेंगे धनतेरस वाले दिन। तो हो सकता है कि धनतेरस जो है अभी तो जो दिन है ना धनतेरस में, कल है कि परसों है धनतेरस नहीं, दिवाली पर उसका मैं बता दूंगा आपको, अनाउंसमेंट कर दूंगा कि वो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी बातें। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे, जो बच्चा नहीं जुड़ा है इन्फॉर्मेशन सारी टेलीग्राम पर ही मिलेगी, बुक संबंधित जो आ रही अपनी बुक। तो जो बच्चा टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं मैं दोबारा बताता हूँ, टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाना, इसको डेली 10 क्वेश्चन भी आते हैं, सारे एग्जाम की इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिलती है। टेलीग्राम का चैनल है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से, अंकुर सर फिजिक्स। लेकिन उसी चैनल को ज्वाइन करने से लगभग 52,000 के आसपास बच्चे हों, 52,000। मैं 2-4 हूँ, फर्जी चैनल में नहीं जुड़ना है, ठीक है। तो बच्चा कहता है बुक बना रहा है सही ध्यान, बात तो सही है। देखो मैंने पहले भी कहा भाई बुक आज मैं आपसे कहूँ 3 दिन के अंदर भी आ सकती है, 3 दिन में कम से कम 7-8 पब्लिकेशन वाले आज तक अप्रोच कर चुके होंगे, कम से कम बढ़िया वाले। वो कहते हैं हमारे पास कंटेंट है, सब कुछ है, उनकी इतनी बड़ी पब्लिकेशन बहुत सारे अलग अलग टीचर बुक निकलती रहती है, तो कंटेंट हमारे पास, बस अपना फोटो दे दो और बुक आ जाएगी। ऐसी बुक निकालनी हर 3 दिन में आ जाएगी। लेकिन अगर कि जो जैसा क्वेश्चन आपको लगना चाहिए ना, बुक पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन क्लास में कराते हैं, इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं, कई बार किसी टीचर की बुक है, आपको लगता है कि मैच नहीं आ रही है, वैसा वाला काम नहीं करना। मैं 4 महीने से रात को 3-3 बजे ऑलरेडी भेजता हूँ करेक्शन की, 4 महीने से लगाऊँ, तब भी अगर मुझे 1 महीना और मिल जाए तो 1 महीना और लगा दूँ मैं। लेकिन बच्चों के पेपर भी है तो स्पीड से मैं लगाऊँ, ऐसा नहीं आती बुक, कैसे सोच रहे हो। कम से कम 4-5 बार भी अगर आप रीचेक करते हो तभी कुछ ना कुछ गलतियाँ आई जाती हैं। ये अगर केवल आपको पैसे कमाने के लिए करना, तो मैं आज बोलूँ किसी एप्लीकेशन वाले को कल को बुक छाप देगा वो, तो ऐसे वाली छपवाने को बताओ, जिस दिन कहोगे उस दिन आ जाएगी, 72 घंटे लगाएंगे वो। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे, ये वाला करो। प्रमोद होता थर्स्ट, प्रमोद होता थर्स्ट। जैसे कि मान लो आपने कोई चीज़ को थोड़ा पानी के अंदर, तो पानी ऊपर को थर्स्ट लगाता है, उसको कहते हैं प्रमोद। वो फोर्स जो परपेंडिकुलर लंबवत काम करे किसी सरफेस के, उसको प्रमोद कह देते हैं, लंबवत लगने वाला बल किसी सरफेस के। इसलिए कहा कि फूड इन द प्रेशर कुकर इज फास्टर एज। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर खाना जल्दी पकता है क्यों? वहाँ प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, कहीं लिखा क्या? हाँ, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। तो पावर पे खाना जैसे पकता है उतना प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, या प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो एक तरीका और है, अगर आपको ऐसा करना है कि भाई आपको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना है, पानी को 100 पे नहीं उबालना, 110 112 पे उबालना है, तो एक तरीका तो प्रेशर कुकर है, प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। एक तरीका और है, आप पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटी अशुद्धि मिला दो, जैसे आपने पानी के अंदर साल्ट ऐड कर दिया, नमक, तो पानी के अंदर आप अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि मिलाने से भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, तो थनांक बढ़ जाएगा। तो पानी में अगर नमक मिला दें तो नमक मिलाने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, तो थनांक इंक्रीज। देखो अगर पानी बड़ा 100 डिग्री पर होता है सादा पानी, अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से आंख में दर्द हो रहा है, अगर आपको 5-7 मिनट मिलेगी तो स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा दूर बनेंगे, पर मोबाइल को देख रहे हैं आजकल, ठीक है। अच्छा, तो पानी जो है सादा पानी है, उसमें हल्का सा नमक मिलाओगे तो सादा पानी 100 डिग्री पर, नमकीन पानी 100-103 को बनता है। जैसे कई बार जो बच्चे अंडे खाते होंगे उन्हें पता होगा कि कई बार अंडे उबालते समय हल्का सा 1 चुटकी नमक पानी में मिला देते हो, क्योंकि जब हल्का सा नमक मिक्स होता है ना, तो ऐसा पानी हल्का सा अधिक तापमान पर उबलता है, तो अंडों के लिए थोड़ा टेंपरेचर हल्का सा ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा ठीक रहता है, तो हल्का सा नमक मिला देते हैं लोग। कई बार मार्केट में आलू वाले होते टाइट सा अजीब सा, कैसे लगने में उबल नहीं रहा, तो आपको हल्का सा नमक डाल के आलू को उबालती होंगी, तो नमक मिलाने से भी बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास में एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन रिपीट भैया, इतने सारे पीडीएफ हमारे पास हो गए हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है याद रखना थोड़ा मुश्किल होने लगा। नोट्स नहीं मिल रहा, आज मिल जाएगा। क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद, एक तरह के क्वथनांक में किसके साथ वृद्धि होती है? आपको लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना है, कैसे इंक्रीज होगा? एक तरीका है प्रेशर इंक्रीज कर दो, एक तरीका की इंप्योरिटी मिला दो, अशुद्धि मिला दो, दोनों ही सही है। पानी में आपने नमक वगैरह मिला के घोल दिया, या प्रेशर कुकर का यूज कर लो, या नमक घोल दो, दो तरीके से प्रेशर ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। AWTPO में बेटा फैक्टर नहीं आते, अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें, फैक्टर आते हैं कुछ वैल्यू, और मुझे लगता नहीं कि इस बार वो फैक्टर वैल्यू पूछेगा, इस बार जो पेपर ले रहा है वो पेपर TCS नहीं ले रहा है ना, इस बार पेपर ले रहा है SSC का ये ADQT जो भी है, इसके भाई इतने बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है ये मुझे लगा बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है AWTPO में, तो ये इसने SSC टाइप के पेपर में इतने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हैं साइंस के, ये TCS की तरह ईयर नहीं पूछ रहा है, इसका पेपर लगाएगा पिछली बार से,
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे फोकस करना। अच्छा, एक मैंने कल आपको बताया था, आपने याद नहीं दिलाया, मुझे खुद याद आ गया। मैंने कल बताया था आपसे कि हम गर्म पानी को ठंडे पानी को मिलाएं तो पानी गुनगुना सा हो जाता है। गर्म पानी अपनी हीट देगा ठंडे पानी को, तो जितनी हीट गर्म पानी देगा उतनी ठंडा पानी लेगा, बीच का तापमान बनेगा। इसे मैंने कहा था कि इसे कैलोरीमेट्री का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना। तो मैंने कहा था कि मैं आपको कल से क्वेश्चन करा दूंगा, आप याद दिलाना, ठीक है। अगर देखो इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ मेरे पास में एक पानी है, मान लो कि 2 किलोग्राम पानी है और ये जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है। इधर मेरे पास में ये 6 किलो पानी है और इसका तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में मैंने 2 किलो 100 डिग्री का पानी मिलाया, तो फाइनल टेम्परेचर बनेगा, दोनों को मिला देंगे तो फाइनल तापमान आएगा, वो कितना आएगा तो बच्चा बता सकता है? ठंडा पानी लिया, गर्म पानी लिया मिलाने पर। भाई एक किसी पेपर में मृदुपाल एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहाँ आते हैं? कौन सा पेपर दे रहे हो तुम जिसको तुम लिख रहे होगे डिस्क्रिप्टिव आएगा, हैं? एक क्वेश्चन है, पानी में बर्फ आयतन घिरता है कि नहीं? बिल्कुल घिरता है। 90% हिस्सा जो है उसके अंदर रहता है, जितना आयतन घिरेगा उतना ही पानी हटा देगा। देखो अगर मैं सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया नहीं है, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि इसका आंसर बता रहे हैं तो लॉजिकली गलत नहीं हो रहा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बस आंसर तो बताऊंगा मैं, ये फॉर्मूला बताया भी नहीं है। मैं बस ये देखना चाहूं कि आपको इतना लॉजिक याद रखना चाहिए कि 10 डिग्री वाला पानी है, 100 डिग्री, लेकिन आपस में मिलाएंगे आप तो टेंपरेचर जो है ना वो 10 डिग्री से आएगा ज्यादा और 100 डिग्री से आएगा कम। तो ठंडे गर्म पानी को मिलाओगे ऐसा नहीं पानी और ठंडा हो जाए, दोनों ठंडा मिला और पानी 10 से नीचे पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं, और पानी मिला ठंडा गर्म और ज्यादा गर्म हो जाए, फिर टेंपरेचर जो है वो 10 से आ जाएगा 100 से कम। तो 140 बता रहा है, 110 बता रहा है, ये कितने लॉजिकली कितने कमजोर हैं। आप सोचो इसके पास 100 डिग्री का पानी है, उसमें 10 डिग्री मिला दिया तो 40 तापमान कर दिया इसने। तो जैसे कहेंगे आज के बाद गैसेस बंद कर देते हैं घर पे, ऐसे करते पानी थोड़ा सा गर्म हुआ हमसे गैस बंद करो, ठंडा पानी लेके आओ फ्रिज का डाल दो, टेंपरेचर और बढ़ जाएगा। ऐसे बोलता पुराना समझने क्लास में आपको बोलता है कि फाइनल टेंपरेचर होगा 10 डिग्री से ज्यादा का होगा, 100 से कम का होगा, तो होगा क्या एग्जैक्ट निकालना है। तो फाइनल टेंपरेचर होता है का फॉर्मूला होता है m1t1 प्लस m2t2 अपॉन m1 प्लस m2, m1t1 प्लस m2t2 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखना ये बेटा केजी में तो केजी में होना चाहिए m1 m2, यानी कि 1 किलोग्राम में ग्राम, ऐसे नहीं डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में, ऐसा नहीं करना। अब m1 कितना है 2, टेंपरेचर कितना है 100, m2 है 6, टेंपरेचर कितना है 10, m1 प्लस m2 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 100 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 200 प्लस 60/8, ये कितना आ गया 260/8, 8 16 8 के 24 है ना, तो कुछ आंसर जो हमारा आएगा 30 ऊपर से आएगा ना। दूसरे दो काट 2 तुम 2, ये 4 से काट देते हैं सीधे, 4 दूनी 8, 4 24 24 4 5 20 65/2, यानी कि 32.5 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। 32.5 जिनका 32.5 आया उनका ठीक है, 32 आया ना, 32 के आसपास से आएगा। रोमिल कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लोग लब नहीं देख पाते, शायद लाइव लिखना चाहेंगे, लाइव नहीं देख पाते रिकॉर्डेड देखते हैं। रोमिल कह रहे हैं आप फिजिक्स सबसे अच्छे टीचर हैं, आपको कैसे पता चला कि फिजिक्स सबसे अच्छा टीचर हो? आप सारे टीचर से पढ़ चुके हैं। देखो ये स्टेटमेंट होता है ना कि आप सबसे बढ़िया हैं, वो तब है कि जब आप सबको पढ़ चुके हो, ऐसा तो है नहीं। हाँ जो 2-3 आप पढ़े उनमें, है ना, ये होना था कि बेस्ट हबी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बढ़िया हस्बैंड, बेस्ट या सबसे अच्छी वाइफ, तब सारी वाइफ सारे हस्बैंड पढ़ रखे हमने नहीं, तो फिर कैसे पता है? यानी कि जो है वही बेस्ट है ना। क्या ये फॉर्मूला कैसे याद रखें, याद करना पड़ेगा, याद कैसे रखें? अगला क्वेश्चन करो, जो है तो वही बेस्ट है, वही सभी नहीं जाकर पढ़ लें, ये 5 4 को देख लें, आज इसके 4 5 बिहार हुए हैं, वो बता सकता है भाई साहब ये वाला बढ़िया जी बेस्ट है, पिछले 4 से बढ़िया ही है, पहले 4 तो बेवकूफ थे सही, है ना। अब इसके बाद भाई एक बिहाव और एक दुनिया का बेस्ट, कैसे पता चला उसे जो है वही बेस्ट है। फिर एक क्वेश्चन में करते हैं, ये मेरे पास में पानी है और ये पानी जो है मान लो कि ये 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है वो मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इस के अंदर एक गोला छोड़ दिया, गोला एक गोला छोड़ दिया इसके अंदर में, और ये जो गोला है ये मान लो कि आयरन का गोला है, ये आयरन का, और ये जो है ये गोला है 10 ग्राम का, और टेम्परेचर मान लो किसका है 200 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बेटा पानी था 20 डिग्री सेल्सियस पे, सिर्फ गर्म तपता हुआ गोला छोड़ोगे तो गोला अपनी हीट देगा पानी को, पानी गुनगुना हो जाएगा पहले से, जो फाइनल टेम्परेचर होगा दोनों का, तो अपनी हीट देगा पानी को, तब तक देगा दोनों का तापमान बराबर हो जाए, जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा? पिछले वाला फॉर्मूला करो क्वेश्चन, अरे 10 ग्राम है, किलोग्राम नहीं है 10 ग्राम, 20 डिग्री सेल्सियस के पानी में 10 ग्राम छोड़ रहे हैं। एक बच्चे कह रहे सर जी सर एसके सर से तो आप बहुत अच्छा, एक भाई किसी टीचर का नाम नहीं लेना है ना, ऐसे नाम लेकर कंपेयर मत करो, सब बढ़िया है। मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जो है वो और लोग ही पढ़ा रहे हैं, अपने को रोज इंप्रूवमेंट करना है। अगर देखो इसमें हमारे पास में एक गोला है 10 ग्राम का, अभी 10 ग्राम का गोला है 200 डिग्री सेल्सियस तक एकदम आपने चिमटे से पकड़ा पानी में छोड़ दिया, तो गोला अपनी हीट देगा पानी को, और पानी जो है 100 ग्राम का 20 डिग्री पर, तो फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा? तो फाइनल मोटा हो गया ना, जो फाइनल टेम्परेचर है इसका फॉर्मूला है m1t1 प्लस m2t2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 10 ग्राम, टेम्परेचर कितना है 200, m2 की वैल्यू कितनी 100 ग्राम, टेम्परेचर कितना है 20, m1 प्लस m2, तो 10 ग्राम और 100 ग्राम यानी 110 ग्राम, याद रखना ये ग्राम है तो ग्राम ही रखना है, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम में किलोग्राम नहीं करना, ये हो गया 2000, ये कितना हो गया, ये भी 2000 हो गया, 20 और 100 ये भी 2000, 110 कितना हो गया 4000 बटे 110, यानी 400 बटे 11, ये 11 33 7 36 डिग्री के आसपास कुछ आएगा आंसर, ठीक है, यानी कि 200 से कम आना चाहिए 20 से ज़्यादा, ठीक है। दैट इज वन थिंग, अच्छा
तो अगले बात है, अब इसमें हम एक चीज लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तापीय विस्तार। ये बीच में फॉर्मूला रह गया था आपका, एक बच्चे ने बोला तो मुझे याद आ गया, तापीय प्रसार, तापीय प्रसार। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे तापीय प्रसार, समझ रहे हो? जब किसी वस्तु को ताप देंगे, हीट देंगे, उसको देंगे तो चीज एक्सपेंड करेगी, फैलेगी, ठीक है? तो हीट देने से फैलती है, एक्सपेंड करती है, वो जो फैलेंगे वो किस बात पर डिपेंड करेगा। तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास में एक लोहे की छड़ है, तो ये कब कम फैलेगी, कब ज़्यादा फैलेगी, उसका प्रसार जो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि गुरुजी ये लोहे की छड़ जो है इस बारे में क्या पता हो मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि कम फैलेगी ज़्यादा, वो देखेंगे हम। नोट्स नहीं मिलेगा सर? मिल जाएगा। केमिस्ट्री क्लास कब लाइव होगी भैया? हमें नहीं पता, मैं अपना केवल फिजिक्स का पता है। मैं लिखेंगे लीनियर एक्सपेंशन, अलग मैडम रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर। ये मेरे पास में एक छड़ है, इसकी लंबाई L, एक छड़ हमारे पास में है, इसकी लंबाई जो L है। अब मैंने कहा कैसे हीट दी, मैंने उष्मा दी तो थोड़ी फैल गई, आपको पता है कि हीट देने से फैलती है। अब इसकी लंबाई बेटा वो मान लो कि बढ़कर हो गई L डैश, इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, आप इनसे लंबाई परिवर्तन होगा, फाइनल में से इनिशियल घटा दो, मान लो 100 हो गई 100 मीटर की, तो 100 में से 1 घटाएंगे यानी कि 0.5 का आ गया फर्क, तो ये चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और 2 से 4 मीटर, 200 हो गई 3 की, यानी कि 1 मीटर का चेंज आ गया। अब मुझे क्लास में समझना है कि मेरे पास में छड़ है जिसकी लंबाई L से बढ़कर L डैश हो गई उष्मा गर्मी देने से, तो इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन किसके फैक्टर पर डिपेंड करेगा? अब हल्का सा दिमाग खुद लगाओ, बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छड़ की मुझे लंबाई बढ़ानी है, तो लंबाई किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? आपको सिंपल सी बात है, इसको डिपेंड करेगी कि आपने तापमान में कितना चेंज किया। तो आपने छड़ का तापमान 20 से 22 किया कि 20 से 250 किया है? 20 से 22 की जितना ज़्यादा टेंपरेचर में चेंज करेंगे उतना ज़्यादा लंबाई में चेंज आएगा। एक तरीके से इस बात पर डिपेंड करेगा कि लंबाई में चेंज कितना होगा। शुरुआत में लंबाई कितनी थी भाई? 100 किलोमीटर का तार है, 100 किलोमीटर लंबा, 100 किलोमीटर तार को हीट दो, वो 105 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 से 105 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बढ़ गया, पर इतना ही बड़ा तार हो, क्या हीट देने से 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा? नहीं, 1 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। तो लंबाई में चेंज कितना होगा उस बात पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लंबाई क्या है। जितनी ओरिजिनल लंबाई होगी हीट देने से ज़्यादा फैलेगा, जितना तापमान में चेंज करेंगे उतना फैलेगा। तीसरा लंबाई में चेंज इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई वो तार कौन से मेटल का लिया है, क्या उतना ही चांदी का तार फैलेगा जितना लोहे का फैलता है, जितना स्टील का नहीं। इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेटेरियल क्या है। मेटेरियल लिखेंगे अपन अल्फा, अल्फा जो है मेटेरियल के लिए हम कहते हैं अल्फा को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक या रेखिक प्रसार गुणांक, रेखिक प्रसार गुणांक। और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि मेटेरियल क्या है, मेटेरियल के ऊपर कि तार किस मेटेरियल का लिया है, इसकी वैल्यू मेटेरियल पर डिपेंड करती है। तो किसी तार की लंबाई में कितना चेंज आएगा उससे डिपेंड कर रहा है कि साहब ओरिजिनल लंबाई क्या है, 1 किलोमीटर की 20 सेंटीमीटर की ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेंपरेचर, तापमान में कितना परिवर्तन किया। हिंदी वाले भाई इतनी समझ जाओगे कि चेंज इन टेंपरेचर यानी कि तापमान में कितना परिवर्तन कर रहे हो, ओरिजिनल लंबाई क्या थी और मेटेरियल क्या है, हम कहते हैं रेखिक प्रसार गुणांक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चा कह रहा है कि प्लस एक्सटर्नल फोर्स, मैं यहाँ पे तार को खींच के नहीं बढ़ा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ही नहीं है। एक तार ऐसे पड़ा उसे हीट देने से कितना एक्सपेंड करेगा हम ये पढ़ रहे हैं, तार को खींचने के नहीं, हीट देने से, तो हीट देने से चेंज आएगा, तो उसकी ओरिजिनल लंबाई क्या है, तापमान में कितना चेंज कर रहे हैं और मेटेरियल क्या है। हमें बताओ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखा है, रेखिक प्रसार गुणांक, यहाँ पे सबसे मजा से लिखना है, सेकंड वो लिखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। यहाँ पे ये हम लिखूँ पहले, यहाँ लिखो पहले ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई और डेल्टा टी है तापमान में चेंज टेंपरेचर। क्वेश्चन ये है कि जो रेखिक प्रसार गुणांक है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका यूनिट, इसका मात्रक क्या आएगा, वो बताएगा रेखिक प्रसार गुणांक का मात्रक क्या बनेगा, इसकी असाइनमेंट क्या बनेगी। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, लंबाई को नापते हैं मीटर में, तो लंबाई में चेंज तो मीटर में होगा, तो लंबाई 200 3 मीटर की तो चेंज आएगा 1 मीटर का, तो मीटर से मीटर तो कट गया। टेंपरेचर कैसे मीटर होती है? केल्विन, तो केल्विन जाएगा नीचे, यानी कि जो अल्फा इसका मात्रक बनेगा इसकी असाइनमेंट बनेगी 1/केल्विन, इसकी असाइनमेंट होती है 1/केल्विन या केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं आप, इसका मात्रक होता है 1/केल्विन। केल्विन नहीं अमित, 1/केल्विन, ये केल्विन की पावर -1। दूसरी चीज यूज करने को 1 डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हो, 1 फ़ारेनहाइट भी, वो टेंपरेचर के लिए होते हैं। असाइनमेंट पूछ रहा हूं मैं, तो 1/केल्विन, ये केल्विन इनवर्स। दूसरा अगर आप ये समझ गए तो दूसरा और बड़े समझ जाएंगे। लेकिन हम एरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार, फिर हमारे पास में एक प्लेट है, मान लो इसका एरिया है ए, तो थोड़ी हीट दी और इसका एरिया बढ़ गया A डैश, तो एरिया में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया घटा दो। अब जो एरिया में चेंज आएगा उसको डिपेंड करेगा पहले की तरह, सर एरिया में चेंज डिपेंड करेगा तापमान में कितना चेंज कर रहे हैं, शुरुआत का ओरिजिनल एरिया कितना था, तीसरा मेटेरियल, तो मेटेरियल लिखा बीटा, तो ये बन गया बीटा ए डेल्टा टी। बीटा हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्र में कितना चेंज आएगा कि तापमान कितना बढ़ा रहे हैं, ओरिजिनल एरिया कितना था और मेटेरियल क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन की वैल्यू मेटेरियल पर डिपेंड करती है। और इसके मैं असाइनमेंट निकालूं तो क्या आएगी, समझ में समझ लोगे इसका असाइनमेंट क्या आएगा। एरिया बनाते मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, टेंपरेचर के लिए केल्विन केल्विन जाएगा नीचे, तो इसका मात्रक जाएगा 1/केल्विन या केल्विन इनवर्स। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इनके मात्रक सेम होते हैं, केल्विन की पावर माइनस यानी कि केल्विन इनवर्स। ठीक है, तीसरा आएंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, आयतनिक प्रसार। देखो सेम चलेंगे पहले की तरह, आयतनिक प्रसार। जो मेरे पास में गोला है, अब इस गोले का वॉल्यूम मान लो कि शुरुआत में था V, आपने क्या किया, तो थोड़ी हीट दे दी और ये गोला है, अब इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन जमा घेरा था पहले से ये, अब मान लो कि इसका वॉल्यूम हो गया V डैश, तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा
वो किस पर डिपेंड करेगा? वही फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो भी किस पर डिपेंड करेगा कि तापमान में कितना चेंज कर रहे हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है और मटेरियल क्या है, मटेरियल लिखते हैं गामा। तो गामा कहते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, आयतनिक प्रसार गुणांक। आयतन आपके मीटर क्यूब में, ये मीटर क्यूब में कट जाएगा, तापमान के लिए केल्विन जाएगा, केल्विन इनवर्स, यानी कि इसका मतलब भी आएगा 1/केल्विन या केल्विन इनवर्स। यानी कुल मिलाकर मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं। अब ऐसा क्वेश्चन कैसा आता है, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि ये बताओ कि रेखीय प्रसार गुणांक के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के आंतरिक प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है? सबका मात्रक है केल्विन की पावर -1। और इन अल्फा बीटा गामा में सेकंड वाला नोट नहीं करवाए थे, लो नोट कर लो। एक एक्सपेंशन है बीटा ए डेल्टा टी, तो बीटा को हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, मात्रक है 1 केल्विन। और ये क्या है? इसका मतलब है 1 केल्विन। एक तो बेटा अल्फा बीटा गामा रिलेशन याद रखना, न्यूमरेशन 1 अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू गामा/3। तो अगर पेपर में आ जाए कि आयतनिक प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितना गुना है, तो गामा 3 अल्फा के बराबर, यानी कि जो आयतनिक प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना है। और बीटा जो है ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ये अल्फा का 2 गुना है। ये रिलेशन समझ लो, ये 2 अल्फा के 3 बीटा किसके बराबर है? 2 गामा के। तो इनके बीच में क्या रिलेशन निकलेंगे, आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो क्या पूछ सकता है, एक के मात्रक रेखीय क्षेत्रीय आयतनिक सबके मात्रक है केल्विन की पावर -1। पूछ सकता है कि लीनियर एक्सपेंशन किस पर डिपेंड करता है, ओरिजिनल लंबाई क्या है, तापमान में चेंज क्या है, मटेरियल क्या है। तो सारा खेल मटेरियल वाला है। और ये यहाँ पर भी आयतनिक प्रसार गुणांक भी इस वैल्यू पर डिपेंड करेगी, मटेरियल पे। अल्फा बीटा गामा केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है, मात्रक केल्विन की पावर -1 है, ये लिख लेना, ठीक है। तो आगे रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम दिवाली के बाद। तो वंस अगेन विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूं मैं। एक बच्चा 4 मैसेज पढ़ लिया ना, आज मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। तो मिलते हैं दिवाली के बाद में। तो जो आपको पढ़ाया गया है इन सबको पढ़ के तैयार रखना, ठीक है। तो बाकी हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली, थैंक यू। नहीं ये काफी है, क्लास में पढ़ा रहे हैं।